Yes, we are live now. Hello, friends. This is Ivanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम एनालाइज करने वाले हैं। रिपीटेडली बार बार सेम टॉपिक्स से सेम क्वेश्चंस आते हैं और सेम नहीं भी होते हैं तो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आपसे पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा चेंज है कुछ क्वेश्चंस में, उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। जब से इन्होंने पेपर ऑनलाइन किया था 2020-21 की बात है, और उस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने एज इन सीबीएसई ने या सीटेट यूनिट ने कि इंग्लिश पेडागोजी में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को ट्रांसलेट करके हिंदी पेडागोजी में डालने लग गए। तो अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पहले हिंदी पेडागोजी में नहीं होते थे, बट वो इंग्लिश पेडागोजी से ही इंस्पायर्ड कह लीजिए या ट्रांसलेटेड हैं। सीधे सीधे इनको इंस्पायर्ड कहना भी गलत होगा, सीधा ट्रांसलेशन है। तो उसको उस अप्रोच से पढ़ना जरूरी हो जाता है। बाकी कई क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। 15 नंबर की पेडागोजी आती है आपकी एक लैंग्वेज में, है ना। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कई क्वेश्चन से मैं बताते हुए चलूंगी आपको कि जो रिपीटेडली हमेशा से पूछे जा रहे हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे, उनको कोई बदल नहीं सकता। सिलेबस चेंज हो जाए तब भी उतना पार्ट तो आएगा ही अगर पेडागोजी रखेंगे तो, है ना। वो केवीएस एनवीएस की तरह कुछ अजीब ही हरकत करने लगे तो बात अलग है। हालांकि अगर सीटेट से भी पेडागोजी हटा देंगे तो फिर तो वो तो लीगली अपनी बात उठाने वाली बात हो जाएगी कि फिर टीचिंग में पेडागोजी नहीं होगी तो कहाँ होगी, है ना। चलिए खैर, ऐसा तो मतलब कुछ नहीं होने वाला है और जो भी होगा वो आगे की बात है। अभी तो सिलेबस सेम है, आपको पता है, पैटर्न सेम है। इसी तरह से हमें सवाल करने हैं। डेली हम 9 बजे मिलेंगे। अभी हम थोड़ा सा लेट हुए हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। मेरा ऑफिस से ही लेने का प्लान था एक क्लास, बट वहाँ अभी इस लेवल की क्वालिटी सेट नहीं हो पाई है स्टूडियो में, तो भाग के जो है घर वाले स्टूडियो में आना पड़ा। तो शुरू करते हैं। ये इस बार का ही पेपर है जो पूछा गया है, यानी दिसंबर 2024 वाला पेपर है। पेपर 1 हो पेपर 2 हो, लैंग्वेज की पेडागोजी एकदम सेम है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इस तरह से करेंगे। ये एक क्वेश्चन पेपर था जो मैंने सीडीपी का कुछ दिन पहले एनालाइज कराया था, अब हम हिंदी कर रहे हैं। इसके बाद हम एक अलग सीरीज शुरू करेंगे मंडे से, ठीक 9 बजे रात को लाइव यूट्यूब पे भी। और जो बैचेस हैं, अगर आप करियर विल पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, तो वहाँ भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर नहीं किया है, इनकेस आपने एनरोल। तो बात सही है बैच में, ठीक है। चाहे वो D+B का बैच हो, केवीएस एनवीएस हो, सीटेट हो, जितने भी टीचिंग के बैचेस हैं वो टीचिंग सेक्शन में करियर विल के जाके आप एनरोल कर सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। जहां नहीं लिखा होता है, नॉट लिखा होता है, वहां आपको क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना होता है। पोल आपके सामने है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अश्विन एक बच्चा है जो उड़िया भाषा जानता है। उसे अंग्रेजी यानी इंग्लिश भी आती है और उसे हिंदी भी आती है। जैसे आपकी मातृभाषा, मान लीजिए आपने पंजाबी है, आपने इंग्लिश भी सीख ली और साथ में आपने हिंदी भी सीखी। मातृभाषा, मदर टंग क्या है? वो है आपकी पंजाबी, या जो भी जिसकी भी मातृभाषा है, ठीक। तो यहां पे अश्विन एक बच्चा है जिसकी जो जन्म से ही उसको उड़िया भाषा जानता है। वो उड़िया मतलब उसका अर्जित भाषा है, भाषा अर्जन है। ये भाषा अर्जन और अधिगम का ऐसा कोई साल नहीं है जब सवाल ना आता हो यहां से, ठीक है। तो उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, यानी जो उसका इंग्लिश सीखना है वो लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट है, बिल्कुल, क्योंकि दूसरी भाषा सीखी जाती है, लर्न की जाती है। मातृभाषा हमेशा जो है वो अर्जित की जाती है, क्योंकि जो घर में बोली जा रही है माहौल से आप अर्जित कर लेंगे, बटोर लेंगे। जैसे आपके घर में अगर हिंदी आपने, मैं मान के चल रही हूँ कि आपके घर में हिंदी या हिंदी के आसपास की कोई भाषा बोली जाती होगी, तो हिंदी आपने माहौल से अर्जित कर ली, कार्टून देख के, मूवी देख के, घर वालों से सुन के। उसके लिए आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो जो भाषा हम बिना किसी किताब के, बिना किसी व्याकरण के, वातावरण से अर्जित कर लेते हैं, वो जनरली हमारी मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ठीक। इंग्लिश क्योंकि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है, उसने अर्जित नहीं की, अर्जन किया है, लैंग्वेज लर्निंग की है, लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं है। ये इंग्लिश में भी इसलिए बता के चलूंगी क्योंकि ये सीधा इंग्लिश से ही ट्रांसलेशन है। सेकेंड ऑप्शन है उसका उड़िया अधिगम भाषा अर्जन है। ये बात एकदम सही है कि जो उड़िया भाषा है, जो वो जानता है भाषा, जो उसकी मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसको उसने अर्जित किया है, एक्वायर किया है, इनहेरिट किया है। जैसे लोग प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं अपने माँ बाप से, विरासत में उनको मिलती है, ऐसे ही भाषा भी हमें, जो हमारी मातृभाषा है, वो विरासत में मिलती है, अर्जित करते हैं। उसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता उस भाषा को सीखने में, आप माहौल से एक्वायर कर लेते हो। थर्ड है उसका हिंदी अधिगम भाषा अधिगम है। हाँ, हिंदी भी जो है उसकी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है, तो उसने ये भी सीखी है, अर्जित नहीं की है, अधिगम हुआ है। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है, ये बात भी सही है। ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, और जो गलत है वही सही है। इसको हम नहीं कह सकते ये बात सही थी, क्योंकि यहां पे आपको गलत ऑप्शन चूज करना था। तो अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, ये कहना गलत होगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं पूछा है आपसे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है, गलत ऑप्शन पूछा था,
ठीक है। भाषा अधिगम और अर्जन में आप इतना अंतर तो समझते हैं कि अर्जन का मतलब है जो नेचुरली आपने अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को बिना किताब के, बिना व्याकरण के सीखा है वातावरण से। अधिगम जो है इसमें एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है कि आप बार बार ABCD लिखना सीखा आपने, अ से अनार, आ से आम लिखना सीखा, व्याकरण सीखी, स्कूल में सीखी भाषा, या कोई स्पीकिंग कोर्स किया। तो अधिगम में आपकी कोई भी सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, जो भी भाषाएं आप सीख रहे हैं, प्रॉपर जर्मन सीखी, जो भी कोई भी लैंग्वेज है, तो सेकंड, थर्ड या जो भी मदर टंग नहीं है वो आप सीखते हैं। दूसरी भाषा का भी एक्विजिशन संभव है, लेकिन वो एक अलग थियोरी है। ठीक है जी। ये सवाल पूछा जाता है, कह रहे हो कि ये तो पुराना डायलॉग है। हाँ, ये पुराना डायलॉग है। हम काफी सालों से जो है, पिछले 9 सालों से यही बात करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रेम कट रहा है, तो इतना क्यों जूम किया है, हैं? बताइए जरा। कल से जूम हो गया था कल, तो तब से आपने जूम इन ही छोड़ दिया है। एनीवे, देखिएगा एक बार, यांत्रिक यानी इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है? ये एक अच्छा सवाल है, ये पहले जनरली नहीं पूछा जाता था। यांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा, या इसको आप ये कह सकते हो कि किसी चीज को सीखने की या प्रैक्टिकल प्रायोगिक कारण से जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा या प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, कब होगी? आप जवाब देंगे पोल में फटाफट से। पहला ऑप्शन है, एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है, तो ये उसकी लिटरेरी नॉलेज है, क्रिएटिव वो है, रचनात्मक प्रेरणा है कि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को इसलिए सीखता है जिससे कि वह उस भाषा के सहजात वक्ता के नजदीक आ सके, यानी जो नेचुरली जो भाषा वो बोलते हैं, यानी अगर अंग्रेजों की हम बात करें, या यूरोप में चले गए आप, या फिर आप अमेरिका चले गए, तो वहां अगर फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग जो है इंग्लिश है, तो जैसी वो लोग भाषा या इंग्लिश बोलते हैं वैसी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए ताकि उनके जैसी बोल सकें, क्लोज एटलीस्ट आ सकें। ये इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने, ये आपकी सोशल प्रेरणा कह सकते हैं कि आप उनमें मिलना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों, कार्यों के लिए भाषा सीखता है, कि आपने संस्कृत सीख ली क्योंकि आपकी शादी में श्लोक बोले जाने थे, तो ये भी सोशल रीजन है इसका, है ना। जो यांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटल की अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन सही होगा कि जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए उसने भाषा सीखी, कि आपको नौकरी मिलेगी, तो आपने देखा कि जर्मनी में नौकरी चाहिए तो जर्मन आनी चाहिए, तो आपने जर्मन सीख ली। किस लिए? ये इंस्ट्रूमेंटल रीजन है, ये यांत्रिक रीजन है, कोई बहुत नेचुरल कारण नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको रोजगार चाहिए, आपके पास ऐसा पर्पज है जो प्रैक्टिकल रीजन से, उपयोगिता की दृष्टि से आपने ये भाषा सीखी है, ना कि कोई शौक में या बाकी क्रिएटिव एंडेवर्स के लिए कि आपको इस भाषा में किताब लिखनी थी इसलिए सीखी है, रोजगार के लिए सीखी है। तो इसी को हम यांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कहते हैं, या प्रायोगिक या प्रैक्टिकल यूज से आपने लैंग्वेज को सीखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जिसको 138 भी आप बोल सकते हो। ठीक, ये क्या कहता है? कृपा और कर्ण जुड़वा हैं, यानी एक बच्चा है कृपा या बच्ची है कृपा और एक बच्चा है कर्ण, जुड़वा है और मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है, यानी दोनों में डिफरेंस है, भाषा एक ही है लेकिन बोलते अलग तरीके से हैं। बोली बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप में जाना जाएगा? यानी घर में 2 भाई बहन भी हैं, तो आपका दोनों का हिंदी में ही आप बात करते हैं, लेकिन दोनों का बोलने की शैली डिफरेंट होगी। यानी आप देखेंगे, या पति पत्नी भी हैं, दोस्त भी हैं, आप कॉलेज भी जाते होंगे, आप देखते होंगे, आपको पता है कि अगर आप, कई लोग नकल करते हैं ना कि फलाने सर देखो, इंग्लिश वाली मैडम वो ऐसे बोलती हैं, या वो हिंदी वाले सर हैं वो ऐसे बोलते हैं, तो वो बोल के दिखाते हैं प्रॉपर उसी भाषा में, जबकि वो सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं दोनों, लेकिन अपनी शैली होगी दोनों की, बोलने का लहजा होगा, है ना, या अपनी वोकैबुलरी होती है कि कुछ शब्द आप इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलरली। तो अगर हम देखते हैं तो ये किस रूप में जाना जाएगा? बोली को बोलना, मणिपुरी बोली, व्यक्ति भाषा या वाक क्रिया? कितने लोग ज्यादा जवाब दे रहे हैं? हाँ ठीक है, 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि व्यक्ति भाषा या इडियोलेक्ट बोलते हैं, या आइडियोलेक्ट बोलते हैं, यानी इंडिविजुअल का डायलेक्ट। आइडियोलेक्ट यानी इंडिविजुअल का डायलेक्ट, इडियोलेक्ट इसको यूज करते हैं इंग्लिश में, यानी इंडिविजुअल की अपनी शैली है बोलने की भाषा को, डायलेक्ट है बेसिकली, डायलेक्ट है, अपनी अपना तरीका है बोलने का। सेम भाषा बोल रहे हैं दोनों कृपा और कर्ण, बस तरीका अलग है, तो व्यक्ति भाषा हो गई है, स्टाइल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 या 139 देखिए, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? अब ये जमानों से आने वाला क्वेश्चन है, हर बार हम करते हैं, हर बार पूछा भी जा सकता है, कभी हिंदी में पूछ लेता है, कभी इंग्लिश में पूछ लेता है कि हिंदी की क्या स्थिति है। अब देखो ये वैसे अगर आप देखोगे इसको, तो ये हिंदी वाला सेक्शन है, ये हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन है जो आया हुआ है पेपर में, हिंदी में पूछा हुआ सवाल है, लेकिन क्या पूछा है
कि भारत के संविधान में अंग्रेजी